Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, faculty of and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, this is lecture of subject building planning and the topic which we will be discussing today will be design of sun shading devices. जो हमने सन शेडिंग डिवाइसेस हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उनका डिज़ाइन पर्पस हमें किस हिसाब से करना है। अब डिज़ाइन का मतलब यहाँ कैलकुलेशन से नहीं है क्योंकि एज पर आवर सिलेबस हम इतनी कैलकुलेशन पर फोकस नहीं करते। अभी हम क्या कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज उनके कंसेप्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको हम उसको इंक्लूड कर पाएँ, मतलब उनको इंक्लूड कर पाएँ हमारे जो भी डिज़ाइन हमारे को करना है, स्ट्रक्चर का हमें प्लान वगैरह डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हमारे पास डिज़ाइन ऑफ सन शेडिंग डिवाइसेस में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं डिज़ाइन में हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला सिलेक्टिंग ऑफ शेडिंग टाइप, कि शेडिंग का टाइप कैसा है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है या फिर इंटरपेन है। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरनल इंटरपेन क्या होता है उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 12 देखना पड़ेगा। दिस इज लेक्चर नंबर 13 फॉर आर डिज़ाइन ऑफ शेडिंग डिवाइसेस। ठीक है, कि आप किस तरह से उसको इंक्लूड कर सकते हो अपनी बिल्डिंग में और किस तरह का उसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा क्या होगा उसका, कि एक्सटर्नल डिवाइस चूज करना है या फिर इंटरनल चूज करना है या फिर आपको इंटरपेन डिवाइसेस यूज करने हैं। हमने मोस्टली जो स्टडी की है वो एक्सटर्नल और इंटरनल के ऊपर की है। ठीक है, उसके बाद आपको डिज़ाइन के डायमेंशन क्या होने चाहिए। डायमेंशन के लिए जनरली हम क्या रहते हैं, लेंथ बाय डेप्थ या फिर लेंथ अपॉन हाइट का रेशियो लेकर चलते हैं। ठीक है, ये कुछ रेशियो हमारे पास प्री डिफाइंड रेशियो है कि हाफ है, 1/3 है, 1/2 है या 1/4। उस हिसाब से रेशियो के हिसाब से आपका जितना भी रूम होगा, जितना उसका वॉल्यूम है, उसके अंदर जितनी सनलाइट आपको प्रेजेंट करानी है, ठीक है, उसके हिसाब से लेंथ टू डेप्थ रेशियो आप सिंपली उसमें से चूज कर लोगे। उसके बाद है आपको कैटेगरी चूज करनी है कि सन शेडिंग डिवाइस की कैटेगरी कौन सी है, कि आपको वर्टिकल यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है। उसमें भी आपको वहाँ पर जैसे इंटरनल डिवाइसेस में आपके थे, आप पैनल्स यूज़ कर रहे थे, हम छज्जे वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लोवर्स यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लोवर्स, तो उनमें से कौन सा चूज़ करने वाले हो, कौन सी कैटेगरी का, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है आपको। ठीक है, तो शेडिंग टाइप में सिलेक्शन ऑफ शेडिंग टाइप डिपेंड कर रहा है हमारे ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन यानी कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा है। अब इसमें जो ओरिएंटेशन आपको अगर ध्यान में रखना है तो वो होता है उसकी जो फेसिंग होती है ना, फ्रंट फेसिंग, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन उसके फ्रंट फेसिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली बिल्डिंग का आपको साइट प्लान इस तरह से बना के दिया होगा। ओके, इस तरह से आपको साइट प्लान बना के दिया होगा और साइट प्लान में क्या बना होगा, आपको ऐसे नॉर्दिंग दे रखी होगी। ठीक है, इस नॉर्दिंग में ये मेरी क्या है, फेसिंग है, ये मेरा है रियर एंड यानी कि बैक साइड, पीछे वाला एंड, और ये मेरी साइड्स हो जाती हैं। ओके, फेसिंग का मतलब एंट्रेंस से है। अब जैसे ही आपका नॉर्थ यहाँ बना हुआ है, नॉर्थ मतलब तो ईस्ट किधर हो जाएगा, इस साइड, वेस्ट इस साइड, साउथ इस साइड। जनरली जो प्लान हमें दिया होता है उसमें सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन दी होती है हमारे को, और नॉर्थ के अलोंग में आपको ये ईस्ट वेस्ट साउथ इन्हें याद रखना है। याद करने का तरीका देखो क्या है, आपको पता है कि राजस्थान वेस्ट में है तो इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का जो नक्शा हमारा बना होता है इस तरह से। ओके, तो आपको पता है नॉर्थ में हमारा कश्मीर हो गया, साउथ में कन्याकुमारी आ जाता है हमारे पास, कन्याकुमारी रामेश्वरम, और हमारा ईस्टर्न साइड में कौन सा आ जाएगा, सेवन सिस्टर्स। ओके, तो इस तरह से याद करने का तरीका है कि हमारे पूर्वी देश हैं, पूर्वी जो हमारे राज्य हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, वेस्टर्न इधर आ जाएंगे। तो वेस्ट यहाँ रखना है, ईस्ट यहाँ रखना है आपको। ठीक है, उस हिसाब से याद रख सकते हो। ईस्ट और वेस्ट की आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी वरना कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मेरा हाउस कैसा है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो प्लान है दिस इज ईस्ट फेसिंग। ठीक है, अगर ये मेरा ईस्ट या फिर वेस्ट फेसिंग हो जाता है तो उसमें आप क्या करोगे, वर्टिकल एडजस्टेबल वर्टिकल स्क्रीन लगाओगे आउटसाइड विंडो के। विंडो के आउटसाइड इसलिए लगाओगे क्योंकि आपको पता है ईस्ट और वेस्ट में सबसे ज़्यादा सन ईस्ट और वेस्ट में ही रहता है, इसलिए आपको वहाँ पर एडजस्टेबल वर्टिकल स्क्रीन्स लगानी पड़ेंगी कि जब धूप चाहिए तब उसको ओपन रखा, जब धूप नहीं चाहिए तब वर्टिकल स्क्रीन्स को वहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, नॉर्थ की बात रहती है तो नॉर्थ में आप फिक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नॉर्थ में फिक्स किस लिए यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ में अगर आपका फिक्स रहता है और वहाँ पर शेडो वैसे भी कम और शेडो वैसे भी ज़्यादा आती है। ठीक है,
और अगर आपको कम रखनी है, कूलिंग एरिया रखना है, तो वहाँ पर आप फिक्स विंडो अपने हिसाब से जितनी भी आपको पता है कि नॉर्थ के अंदर कितनी शेडो फिक्स आने वाली, कितनी सनलाइट आने वाली, ये फिक्स रहता है नॉर्थ का, ठीक है। नॉर्थ इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम शेडिंग। अब मैक्सिमम शेडिंग आ रही है तो उसके लिए आपको एडजस्टेबल वहाँ पर जो भी विंडो के ऊपर शेडिंग डिवाइसेस लगाने की जरूरत नहीं, तो आप फिक्स वहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फिक्स डिवाइसेस को लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कि अब में विंडो को, यानी कि ये मेरी विंडो है इस तरह से, लिंटल सिल, ये जो लाइन है बीच में ग्लास पैन के लिए यूज होती है फिक्स डिवाइसेस में, यानी कि यहाँ पर मैं मेरे छज्जास को यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी फिक्स लेंथ के साथ में, ताकि जब धूप रहेगी तब वो अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से टोटल शेडिंग मुझे दे जाएगा। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पर धूप आएगी नहीं, नॉर्थ में कुछ तो धूप आएगी लेकिन मैक्सिमम शेडिंग वहाँ रहती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखो अगेन आपको एडजस्टेबल शेडिंग दे रखी है। और साउथ का एरिया जैसे ही आता है, साउथ में आपको पता है धूप सबसे ज़्यादा रहने वाली है, तो उसमें मैं परमानेंट यहाँ पर सोल्यूशन क्या कर रहा हूँ, प्लांटिंग, यानी कि पेड़ पौधे लगा रहा हूँ। पेड़ पौधे लगाऊंगा तो उसमें मैक्सिमम शेडिंग, मुझे कूल ब्रीज, ठंडी हवा वहाँ पर आ जाएगी पेड़ पौधों की वजह से, वेजिटेशन की वजह से। इसलिए उस एरिया में मैं क्या करूँगा, प्लांटिंग करूँगा मेरी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सिलेक्शन ऑफ शेडिंग डिवाइसेस का क्राइटेरिया। यहाँ पर देखिए क्लाइमेट जोन के हिसाब से, ठीक है। क्लाइमेट जोन कैसा रहता है, जैसे हमारे राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट आ जाता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। वैसे तो राजस्थान का क्लाइमेट प्रीडोमिनेटली 5 क्लाइमेट के अंदर वो डिवाइड होता है, लेकिन हम जो यहाँ पर रहते हैं, बाड़मेर रीजन हो गया, जोधपुर रीजन हो गया, ठीक है, ये वाला जो वेस्टर्न रीजन है बिल्कुल वेस्ट का, ठीक है, ये कैसा क्लाइमेट है हमारा, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। यानी कि यहाँ पर ना तो ह्यूमिडिटी होगी और उसके साथ धूप भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपको पता है 50 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है और 45 प्लस तो नॉर्मल रहता है यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है। गर्मियों की बात कर रहा हूँ, समर की। तो उसमें आपको क्या चाहिए रहेगा, कंप्लीट 1 ईयर राउंड की शेडिंग चाहिए होगी आपको, उस एरिया के अंदर प्रॉपर शेडिंग करनी पड़ेगी। और शेडिंग के लिए भी यहाँ पर देखो क्या करते हैं, आपने नोटिस किया हो, जब भी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाओगे जिसके अंदर आपने देखा है कि वहाँ पर क्या कर रखा है, ऐसी एयर कंडीशन बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। अगर एयर कंडीशन है तो क्लोज रहती है, एयर कंडीशन बिल्डिंग नहीं है तो आप देखोगे बीच के अंदर ऐसे ओपन कॉरिडोर रहता है, ठीक है। बीच के अंदर इस तरह का ओपन कॉरिडोर रहता है। ये ओपन कॉरिडोर प्रोवाइड कराने का रीजन क्या है, ताकि जितनी भी एक्सेस हीट है, ठीक है, जितनी भी एक्सेस हीट है वो उड़ के बाहर चली जाए, रेडिएट होके बाहर चली जाए नाइट के टाइम पर, जैसे ही हमने शेडिंग वहां पर प्रोवाइड करा दी। उसके बाद आप कुछ नोटिस करोगे, रूम्स होते हैं डायरेक्ट ऐसे इस तरह से यहाँ नहीं बनाए जाते, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पर नहीं बनाए जाते। जब भी रूम्स बनाए जाएंगे इस तरह के एरिया के अंदर, तो बीच में तो क्या कर दोगे, ओपन कॉरिडोर प्रोवाइड करा दोगे। ओपन कॉरिडोर के बाद यहाँ पर एक वॉकिंग कॉरिडोर प्रोवाइड होगा बीच में, ठीक है। ये किस लिए प्रोवाइड होता है, वॉकिंग के लिए। और आप क्या प्रोवाइड कराते हो, जनरली आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर इस तरह से छज्जेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ छज्जेस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि प्रॉपर शेडिंग मिल सके। और छज्जे भी नहीं प्रोवाइड किए जाते तो वॉकिंग करने के लिए जो कॉरिडोर होता है उसकी विड्थ होती है, जो ये वाली विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है कंपैरिजन टू आर रूम्स के, ठीक है। जनरल टू आर कंपैरिजन करोगे अदर एरियाज में, ठीक है, जहाँ पर आपका ह्यूमिड एरिया हो गया, एरिड एरिया, एरिड तो हमारा ये ड्राई एरिया में आ गया, जहाँ पर आपकी बारिश वगैरह पड़ती है, ठीक है, आर्द्र एरिया बोलते हो जिसे आप, ठीक है। तो वहाँ पर विड्थ ये कम रहती है, यहाँ पर विड्थ काफ़ी ज़्यादा रहती है। और उसके पीछे रूम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, हमारे रूम हॉल जो भी आपको क्रिएट कर रहे हैं वो इसके पीछे बनाए जाते हैं। क्यों, ताकि प्रॉपर शेडिंग मिल सके। शेडिंग के बाद जितनी भी एक्सेस हीट थी वो तो कॉरिडोर से निकल गई, और उसके साथ साथ यहाँ पर शेडिंग है, इसकी धूप है जो वो टकरा कर बार बार टकरा कर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो हमारे को जो रूम्स हैं हमारे, जहाँ भी आपको क्लासरूम्स हैं या फिर हॉल्स हैं, वहाँ आपको डिफ्यूज लाइट मिलेगी, यानी कि ऐसी लाइट मिलेगी जिसमें चमक नहीं होगी। उसके साथ ही साथ ये जो बीच का एरिया है, ठीक है, ओपन कॉरिडोर एरिया है, आप इसमें फाउंटेन प्रोवाइड करा सकते हो, यानी कि फवारा वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। उससे क्या होगा, फाउंटेन से जैसे पानी की बूंदें निकल रही होंगी तो उससे हवा जैसे ही टकराएगी, तो हवा टकराई, पानी की बूंदों ने क्या किया, क्योंकि पानी की बूंदें बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो सरफेस एरिया बढ़ चुका तो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन करने की उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। तो एक तो हवा जो वहाँ से निकलेगी वो उसे ओडोर वगैरह को खींच लेगी, यानी कि बदबू वगैरह होगी वो उसको खींच लेगी, और उसके साथ ही साथ जो हीट होगी उस हवा की
उसको भी खींच लेगी, तो वो तो हवा वो तो पानी तो इवेपोरेट हो गया, ड्रॉपलेट तो इवेपोरेट होगी, लेकिन अब जो वहाँ से आने वाली हवा है, फाउंटेन से टकरा के आने वाली हवा, वो ठंडी हो जाएगी। उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वेजिटेशन भी प्रोवाइड करा सकते हो, बीच में पेड़ पौधे प्लांटिंग कर दी, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पर आप प्लांटिंग कर दोगे तो उसके साथ ही आपको कूल ब्रीजेस वहाँ पर मिलने लग जाएगी, फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में करने का। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में मैंने थोड़ा सा फोकस इसलिए किया है क्योंकि एज पर सिलेबस हमारे को हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट का डिज़ाइन भी दिया हुआ है, तो आपको इसके ऊपर नोट्स बना के रख देने हैं, ठीक है, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई अभी। अगर मेरा वार्म या ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसमें कंप्लीट राउंड शेडिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ का वेंटिलेशन इफेक्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमें सफोकेशन फील होता है। अब देखते हो ना, हमने डेजर्ट कूलर अगर बिल्कुल रूम के अंदर खिड़कियाँ बंद करके लगा दिया तो आपको क्या होगा, वहाँ पर गर्मी लगने लग जाएगी, सफोकेशन फील होगा। तो उसके लिए हमारे को प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है तो हमारे को जो कंफर्ट का जो हमारे की ह्यूमिडिटी है वो कितना लेवल होना चाहिए, 30 to 70% जो हमारे पास ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इसी में हमारा कंफर्ट लेवल रहता है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हमारे को प्रॉपर वेंटिलेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। टेम्परेचर के ऊपर अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसमें कंप्लीट राउंड ईयर शेडिंग तो हो, लेकिन उसमें मेजर सनशाइन के टाइम पर वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर मुझे क्या करना है कि जब राउंड ईयर शेडिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे शेडिंग मेनली कब चाहिए, जब सनशाइन के आवर्स होंगे, ठीक है, जब धूप बहुत ज़्यादा चमक रही होगी तब मुझे वहाँ पर शेडिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका कोल्ड या फिर क्लाउडी एनवायरनमेंट है, ठंडा है, बादल आ रहे हैं, तो बादल आ रहे हैं, धूप तो आएगी नहीं, तो शेडिंग की ज़रूरत नहीं, तो खर्चा क्यों करना, ठीक है। हाँ, अगर आपको वहाँ पर आर्किटेक्चरल इफेक्ट के हिसाब से, इंटीरियर को इम्प्रूव करने के हिसाब से पर्दे लगाने हैं रंग बिरंगे, तो वो लगा सकते हो आप, लेकिन पर्दों को क्या करोगे, ऐसे इस तरह से इकट्ठा करके साइड में यूं बांध दोगे आप, ठीक है। वो किस हिसाब से रहेगा, सिर्फ इंटीरियर को इम्प्रूव करने के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको शेडिंग डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोल्ड एनवायरनमेंट है और वहाँ पर थोड़ी धूप भी निकलती है, ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट है साथ में धूप भी निकलती है, तो शेडिंग हमें कब करनी है, सिर्फ और सिर्फ समर में। अब समर में करनी है तो आपको कैसी करनी पड़ेगी, एडजस्टेबल, ठीक है। वहाँ पर आपकी एडजस्टेबल, अब एडजस्टेबल कौन सी होती है, पैनल्स, ठीक है, पैनल्स के साथ में हमारे कौन से हो जाएंगे, जो हमने कर्टन्स यूज़ किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट अगर एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, कंपोजिट एनवायरनमेंट होगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शेडिंग समर में और शेडिंग को हटा देना है विंटर में, ठीक है। तो शेडिंग जो डिवाइस होते हैं हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किस तरह से डिपेंड करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए अगेन हमें सन पाथ डायग्राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आई होप सो आपने सन पाथ डायग्राम के लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं देखे तो बेटा पहले वो देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर देखने, ओके। तो ये सन पाथ जो डायग्राम बने हुए हमारे किसके लिए, जो ये वाला डायग्राम है वो है जब सन रहता है मेरे समर सोलिस्टिस के टाइम पर। समर सोलिस्टिस जनरली रहता है 21 जून, हालांकि आप गूगल करोगे तो 21 जून मिलेगा, तो इसकी थोड़ी पोजीशन एक्चुअल में चेंज भी होती है, ठीक है। तो चेंज इतने सालों में होती है कि हमारे एक सिंगल लाइफ स्पैन में हम उसको एनकाउंटर नहीं कर पाते, तो हम इसे एक कांस्टेंट वैल्यू मानकर ही चल रहे हैं एक बार, ठीक है। 21 जून और 21 या 22 दिसंबर एक बार चेक कर लेना, ठीक है इसे। तो ये समर सोल इसके आसपास की डेट ही है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं रहेगी। तो समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस की बात कही गई है, यानी कि जून और दिसंबर की बात की गई है। दिसंबर में देखिए आपका सन कहाँ रह रहा है, ठीक है, जो सन का पाथ है वो इस तरह से, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लाइनेशन 38 डिग्री है, यानी कि सन जितना ज़्यादा नीचे रहेगा तो उसकी अदर साइड में बनने वाली शेडोज होंगी वो उतनी ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सन जितना ज़्यादा इस तरह से इंक्लाइंड होता है, शेडोज उतनी ही ज़्यादा ही बनती है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं नॉर्थिंग के अंदर, तो नॉर्थ जो रीजन है घर का, उसमें तो मैक्सिमम शेडो रहेगी। अब क्योंकि विंटर की बात चल रही है, विंटर की बात है, इसलिए विंटर के टाइम पर मेरे को साउदर्न जो एरिया है, साउदर्न का एरिया ऐसा रखूंगा भाई, विंटर में मुझे तो सन चाहिए वहां पर, तो विंटर के टाइम पर सन सबसे ज्यादा रहेगा, तो मुझे बड़े बड़े छज्जे प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लंबे लंबे छज्जे प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ मेरा जो एरिया रहेगा, साउदर्न एरिया में बैठ जाऊंगा मैं, ठीक है, विंटर के टाइम पर। और जो लिविंग एरिया में रखूंगा गर्मियों के लिए, वो कहाँ रखूंगा, नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। और नॉर्मल एरियाज में रखना चाहूंगा मेरा, जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी
पोर्च वगैरह मिल जाए वो कहाँ रखूंगा मैं, मेरे साउदर्न साइड में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये समर का थोड़ा सा एरिया देखिए आप। अब समर में आप इसका सनपाथ देख सकते हैं, एंगल कितना बन रहा है 86 डिग्री। तो मतलब जो सूरज रहेगा मेरा समर के अंदर साउदर्न साइड में लगभग ऊपर ही रहेगा, ठीक है, उसके लगभग ऊपर रहेगा। अब लगभग ऊपर रहेगा तो अगेन मुझे बड़े बड़े छज्जे क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा छज्जा होगा अगर सन मेरा काफी ज्यादा नीचे रहता है इस एंगल के साथ में तो मुझे बड़े छज्जे की जरूरत पड़ती, लेकिन सन तो मेरा क्या है लगभग ऊपर है, तो मेरा इतने छोटे से छज्जे से भी काम चल जाएगा। तो शेडिंग डिवाइस की जो लेंथ है उसके ऊपर खर्चा है मेरा साउदर्न साइड में, वो मुझे कम करना है। बेसिकली ये डायग्राम बनाने का बताने का ये मकसद है कि साउदर्न साइड में आपको शेडिंग डिवाइसेस के ऊपर खर्चा कम करना है, ठीक है। उसके साथ अब डिवाइसेस मेरे किस तरह के होने चाहिए, डिवाइसेस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो आप किस तरह से करोगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए देखिए, जो ग्लेयर को रिड्यूस करे, ग्लेयर यानी कि चमक, क्योंकि अगर आपने ऐसा डिवाइस लगाया है सूरज की चमक को तो हटा नहीं रहा, तो सन शेडिंग डिवाइसेस का लगाने का क्या मतलब। तो ऐसा डिवाइस आपको लगाना जो ग्लेयर को डिफ्यूज कर सके, आपको वहां पर डिफ्यूज लाइट मिले, यानी कि विजुअल कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है, आपको मिले विजुअल कंफर्ट वहां पर। उसके साथ जो आपका कूलिंग लोड है उसको रिड्यूस कर सके। अब मान लो आपने वहां पर कर्टेन्स लगा दिए, ठीक है, कर्टेन्स तो लगा दिए, बाहर से आने वाली धूप वैसे दिखने में तो रोक रहा है लेकिन हीट को रोक नहीं पा रहा, ठीक है, हीट को इंसुलेट नहीं कर पा रहा, डजंट इंसुलेट हीट, यानी कि हीट को रोक नहीं पा रहा। तो वहां पर जो भी मैं एयर कंडीशन लगाने वाला हूँ या फिर कूलर वगैरह लगाने वाला हूँ तो उसका लोड मेरा बढ़ जाएगा, तो खर्चा तो वैसे ही आने वाला है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 22 डिग्री 23 डिग्री को, ठीक है, तो मेरा कर्टेन लगाने का मकसद पूरा ही नहीं हुआ। तो आपको इस तरह का वहां पर पर्पज फुलफिल करना है कि आपका कूलिंग लोड रिड्यूस हो सके, ठीक है, उसका कॉस्ट है कूलिंग लोड का वो कम आ सके। उसके बाद अलाउ अस टू सी द व्यू दैट वी लाइक टू वॉच। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर हमें तो वहां पर क्या करना है, धूप आती रहती, धूप को रोकना है, हम तो दीवार ही बना देते हैं। अब चारों तरफ दीवार बना दोगे धूप तो आई नहीं, लेकिन किसी गांव वगैरह में आप वहां पर घर बना रहे हो, फार्म हाउस बना रहे हो, तो आपको व्यू वहां पर मिल ही नहीं रहा, तो चारों तरफ दीवार बनाने का मकसद ही क्या हुआ। तो आपको इस तरह से एडजस्टेबल वहां पर यूज करने, अगर व्यू बहुत अच्छा है आपका, चारों तरफ में व्यू बड़ा अच्छा है और एस्थेटिकली प्लीजिंग इफेक्ट आ रहा है, तो आपको वहां पर क्या करना है, इस तरह का डिवाइस यूज करना है, एडजस्टेबल शेडिंग डिवाइसेस यूज करना है, ताकि जब हमें व्यू को वॉच करना हो तब हम उस व्यू को देख सकें, बाहर का सीनरी देख सकें, ठीक है। ये दोनों रिपीट हो गए ये पॉइंट तो। और उसके बाद डे लाइट इस तरह से भी रिड्यूस नहीं कर देनी चाहिए कि हमारे पास कमरे के अंदर लाइट ही नहीं आ रही और दिन में भी हम वहां पर ट्यूबलाइट चला के बैठे, तो हमारे को डे लाइट का हम यूज ही नहीं कर पाए। नेचुरल लाइट का आपको मैंने बार बार भी कह चुका हूँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, उसके साथ साथ हमारी जेब के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। भले ही ट्यूबलाइट 18 वाट की हो 20 वाट की हो, लेकिन डे लाइट आपके रूम के अंदर आ नहीं रही तो पूरे दिन वो 20 वाट की लाइट चलेगी, तो 200 वाट का खर्चा तो होगा, 5 दिन में 1 यूनिट तो खा के ही जाएगी, ठीक है, 1 किलो वोट आवर की खा के तो जाएगी, वो कॉस्ट तो लगेगा, तो वो कॉस्ट भी क्यों लगाना। नेचुरल लाइट डे लाइट को जितना आप यूज कर सको उसको उतना यूज करो, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइस भी यूज नहीं कर पाने कि बिल्कुल ही डे लाइट नहीं आ रही, शेडिंग ऐसी यूज कर दी और डे लाइट आ ही नहीं रही तो धूप तो पूरी आ रही है, ठीक है, तो डे लाइट नहीं आ रही तो आपका जो आर्टिफिशियल लाइटिंग का खर्चा इवन इन द डे टाइम भी बढ़ जाएगा, तो वो हमारे को रिड्यूस करना है बेसिकली। तो डिजाइन पैरामीटर में मैंने आपको बताए थे आपको सिलेक्शन किस तरह से करना है। सबसे पहले आप शेडिंग का डिवाइस यूज करोगे कि हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग यूज करना है या वर्टिकल यूज करना है, तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग के बारे में कुछ डिटेल आपको बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग में यानी कि आपने यहाँ पर चूज कर लिया फिक्स क्राइटेरिया के अंदर, शेडिंग कैटेगरी कैसे ले ली फिक्स, तो दूसरी कैटेगरी किसमें हो जाती है इसकी, एडजस्टेबल भी होती है हॉरिजॉन्टल के साथ, हमारे वर्टिकल क्राइटेरिया भी होते हैं। ओवरहैंग जो जनरली यूज किया जाता है ना, जैसे आप देखते हो खिड़कियों के ऊपर लगे हुए छज्जे, इसको बोला गया ओवरहैंग, ठीक है, ये कैसा है मेरा ओवरहैंग है, जो मेरा छज्जा यूज किया है मैंने, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग, क्योंकि ये कैसे चलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल हम जनरली कम यूज करते हैं, वर्टिकल जब हम यूज करेंगे तब मैंने आपको एग क्रिएट वाला एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, एग क्रिएट शेडिंग डिवाइसेस, तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पर वो यूज किया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही डिजाइन डायमेंशन देखो तो रिलेशनशिप होते हैं हमारे ओवरहैंग डेप्थ एल
और उसकी ओपनिंग h के साथ में, ओपनिंग हाइट। ठीक है, जो ओवरहैंग जो डेप्थ आपको दिख रही है ये L, और उसके साथ में ओपनिंग जो हमारी हाइट है उसके साथ का जो रेशियो है उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना है। तो रेशियो आपको दे रखे हैं, 1 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, L/H यहाँ हो जाएगा, तो 3/4 का रेशियो, हाफ का रेशियो, 1/3 का, 1/4 का, ये स्टैंडर्ड रेशियो है। आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो कि इनमें से एक रेशियो चूज करते हुए आप अपना जो शेडिंग डिवाइस है उसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल ओवरहैंग के लिए। हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग की बात कर ली, अब हम बात करें वर्टिकल ओवरहैंग में। तो वर्टिकल ओवरहैंग में इस बार ओवरहैंग डेप्थ के साथ क्या आ जाएगी, ओवरहैंग की ओपनिंग विड्थ आ जाएगी। इस बार हम किसकी बात करेंगे, विड्थ की, क्योंकि वर्टिकल ओवरहैंग जो इस तरह से लटके होते हैं, आपको डायग्राम में दिखा दूंगा मैं। ये कैटेगरी भी कैसी होती है, फिक्स होती है, और डेप्थ के साथ में इनके रेशियो आपको दे रखे हैं 1, 3/4 और हाफ का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप डेप्थ और हाइट किस तरह से समझनी है। ये वर्टिकल लोवर्स आपको दे रखे हैं, ये जो पोर्शन होता है ना इसे हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइट। ये साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने ये आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, अब आप सॉरी, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। साइड व्यू यानी कि ये वाला, फ्रंट व्यू ये वाला। ये मेरी उंगलियां हैं, इसे आप मानो वर्टिकल लोवर्स। ठीक है, वर्टिकल लोवर्स इन्हें मानोगे तो ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, और ये इसकी डेप्थ बोली गई है, और इस तरह से ये जो डायमेंशन है इसे क्या बोला गया, इसकी लेंथ बोला गया। ठीक है, तो इनका रेशियो आपको दे रखा है, तो अलग अलग रेशियो के हिसाब से और इनका जो भी इंक्लाइनेशन रखना है, फिक्स या फिर एडजस्टेबल रख सकते हैं। एडजस्टेबल यानी कि मूवेबल। अगर आप फिक्स रखते हो तो हमेशा ही इस तरह से रहेंगे, एडजस्टेबल तो आप इनको इंक्लाइनेशन इनका चेंज कर सकते हो इस तरह से, जो भी आपकी पोजीशन आपको, जितनी लाइट आपको वहां पर इंसर्ट करनी है रूम के अंदर। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये वर्टिकल लोवर्स बने हुए हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, इस तरह से रोटेट कर सकते हो इन हिंज के अलोंग। यहाँ पर हिंज लगे होते हैं तो उनके अलोंग इस तरह से रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट को आप जिस तरह से भी इंक्लाइन करना चाहते हो, जितनी भी लाइट को परमिट करना चाहते हो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आप फिक्स भी लगा रहे हो तो फिक्स का भी थोड़ा बहुत इंक्लाइनेशन आपको रखना पड़ता है। तो इंक्लाइनेशन की आपको वैल्यू दे रखी है 0, 30, 45 और 60 डिग्री। ठीक है, वो इस हिसाब से आपकी चेंज होती रहती है। ओके, फिर आपको कैटेगरी वहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि आपको किस तरह का लो वहाँ पर यूज करना है। ओके, कि आपको फिक्स लगाना है, एडजस्टेबल लगाना है, मूवेबल शेडिंग डिवाइस लगाना है, डायनेमिक लगाना है, मैनुअल लगाना है, या फिर ऑटोमेटिक लगाना है। ओके, अब इम्पोर्टेंस और एडवांटेज क्या है हमारे पास सन शेडिंग डिवाइसेस के, कि हम सन शेडिंग डिवाइसेस लगा ही क्यों रहे हैं, ऐसी क्या खासियत है, ऐसे क्या एडवांटेज हमें देके जा रहा है। सबसे पहला एडवांटेज है कि इंडोर में कंफर्टेबल टेम्परेचर हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इंडोर के अंदर अगर आप सन शेडिंग डिवाइसेस नहीं लगाते हो तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, जो बाहर का टेम्परेचर वही इनसाइड का रहने वाला है, तो कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा। बाहर और इनसाइड के टेम्परेचर में लगभग 8 डिग्री का डिफरेंस आना चाहिए, 8 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डिफरेंस तो हो हमारे पास, इतना डिफरेंस आएगा तो हमारे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होता है, बॉडी कंफर्ट हमें वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेडिंग, जो होती है हमारी एक सिंपल मेथड है जो कि सन को ब्लॉक करने का, ताकि डायरेक्ट सनलाइट है हमारे बिल्डिंग के अंदर वहाँ पर परमिट ना हो सके। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो एक तो ग्लेयर आएगा, हीट आएगी, हीट के लिए कूलिंग लोड बढ़ जाएगा, एसी वगैरह का खर्चा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए शेडिंग डिवाइसेस कंपलसरी होगी। नेक्स्ट है शेडिंग जो है हमारी, जो सोलर रेडिएशन है उसको मिनिमाइज करती है। ठीक है, सोलर सोलर जो रेडिएशन आ रहा है उसको मिनिमाइज करती है, और उसके साथ बिल्डिंग को इफेक्टिवली ठंडा कर देती है। ठीक है, बिल्डिंग को इफेक्टिवली ठंडा कर दिया तो वो एक तरह से एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन जाती है। क्योंकि अगर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग नहीं होती तो आपको इनसाइड में आप सिंपनी वगैरह जो भी कंपनी का कूलर वगैरह लगा के बैठे हो, डेजर्ट कूलर लगा के बैठे हो, तो आपको बार बार वहां पर फैन चला के रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूथोपिया से, तो वो बताते हैं कि वहां पर वो लोग फैन यूज नहीं करते। ठीक है, वो लोग फैन यूज नहीं करते, जैसे उनका रूम या हॉल है तो वहां पर वो क्या कर देते हैं, उन्होंने प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रखा है, उसके साथ में शेडिंग डिवाइसेस को उन्होंने यूज किया है। शेडिंग डिवाइस को यूज किया और वहां पर वेंटिलेशन दे दिया, तो कूल ब्रीजेस ही इतनी रहती हैं, और इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर में डिफरेंस भी 7-8 डिग्री का आ जाता है। तो बाहर टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री होता है, अंदर 25-26 रहता है, तो वहां पर उनको फैन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा कि शेडिंग लगाने से आपका जो बिल्डिंग जो है हमारी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन जाती है। यानी कि एनर्जी एफिशिएंट, जो आप ये पंखा चला रहे हो, ट्यूबलाइट चला रहे हो, इसका खर्चा है बच जाता है हमारा। ठीक है, और देखिए इसका हमारे पास क्या इफेक्ट रह जाते हैं, एडवांटेज।
reduce building peak heat gain and cooling requirement and improve the natural lighting quality of building interior। एक तो आपके पास डायरेक्ट बिल्डिंग का ग्लेयर आ रहा है, चमक आ रही है, उसकी वजह से बिल्डिंग का जो इंटीरियर होता है इतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन जैसे ही डिफ्यूज लाइट आ रही है तो जो कलर होते हैं वो निखर के आते हैं, ठीक है। एक तो लाइट बिल्कुल चमक के आ रही है, आंखों में चुभ रही है, तो आपको कोई भी कलर होते हैं पर्टिकुलर चूज करने पड़ते हैं, उसके बाद वो आंखों में चुभने लग जाते हैं। लेकिन डिफ्यूज लाइट है तो कलर सारे के सारे निखर के आएंगे, आपकी आंखों में वो चुभेंगे नहीं। उसके साथ ही साथ जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर आपको खर्चा नहीं करना पड़ता। बिल्डिंग के अंदर जो पीक हीट रहने वाली है कि बिल्डिंग के इनसाइड का मैक्सिमम टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा इन शेडिंग डिवाइसेस की वजह से, कि बाहर मान लो 50 है तो अंदर 35 36 के अराउंड रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके साथ एग्जांपल मैंने आपको बताई दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी कम हो जाएगी एक्सटीरियर शेडिंग डिवाइसेस लगाने के कारण, जिसके कारण जो पीक आवर का जो डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो भी कम हो जाएगी, और कॉस्ट भी हमारा जो बिजली बोर्ड वगैरह है उनके ऊपर जो लोड है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। वो लोड कम होगा, उसके साथ कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करें, फॉर एग्जाम्पल आपके एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस, एसी बोलते हो जिसे, उसके ऊपर भी लोड कम आ जाएगा। उसके ऊपर लोड कम है, बार बार कम चलाओगे तो उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम लगेगा वहां पर, ठीक है। और एडवांटेज देखें इसके हमारे पास क्या है, शेडिंग डिवाइसेस एक सेंस क्रिएट करते हैं प्राइवेसी का भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोवर्स लगा दी, इस तरह से वर्टिकल लोवर्स लगाए हैं, एग्जांपल आपको इमेज में ही दिखाता हूँ। अब वर्टिकल लोवर लगाए, यहाँ पर आप सामने से देख रहे हो तो आपको अंदर इंटीरियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने साइड से देखा तो मुझे कुछ नहीं पता अंदर क्या है, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता अंदर क्या है, तो एक सेंस ऑफ प्राइवेसी भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है कि ज्यादा लोग यहाँ पर देख नहीं पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और आपको शेडिंग भी मिल जाएगी, तो दिस क्रिएट सेंस ऑफ प्राइवेसी। और ट्रीज लगा दिया आपने, प्लांटिंग लगा दी, तो एक तो क्या करेंगे, ये लैंडस्केप को भी ब्यूटीफाई करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसके साथ साथ हमें पता है कि ऑक्सीजन और फ्रेश एयर की सप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो शेडिंग डिवाइस का एक और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ पर्सनली, कि अगर आप ट्रीज वगैरह लगाते हैं तो इसने क्या कर दिया, लैंडस्केप को भी ब्यूटीफाई कर दिया और फ्रेश एयर ऑक्सीजन भी हमें वहां पर प्रोवाइड करता है। आप प्लांटिंग वगैरह जब भी करोगे ना, देखो प्लांटिंग अगर पोट्स में कर रहे हो यानी कि गमले के अंदर कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्लांटिंग करोगे, आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, ट्रीज लगा रहे हो, तो ट्रीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एज एन सिविल इंजीनियर, क्योंकि आप कितने एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, लेकिन सिविल इंजीनियर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह का प्लांट नहीं लगाना जिसकी जड़ें बहुत बड़ी हो, वो आपके फाउंडेशन के अंदर जा रही है, फाउंडेशन के अंदर जाएगी तो वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या भी हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। उसके साथ जो पानी वगैरह है और जो जड़ें हैं उसकी, जैसे वो क्या हो आपके वॉल्स को क्रैक करके, ठीक है, क्योंकि जड़ होती है ना पेड़ की, जो जड़ रूट्स होती है वो कहीं से भी बाहर निकल सकती है। तो इस तरह का पेड़ भी नहीं लगाना कि उसकी रूट्स हैं आपकी बिल्डिंग को ही हार्म करके जा रही है। अगर आप पेड़ लगा भी रहे हो तो पेड़ के वहां पर एक तरह से शीट पाइल आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी वन एंड में, जहां आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। तो वहां पर आपको शीट पाइल एज ए, अब जियोटेक में पढ़ लोगे शीट पाइल, बस अभी एक बार नाम याद रखो, तो वहां पर आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ताकि एक तो वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो और दूसरा वहां पर रूट्स उसकी वहां तक ना पहुंचे, ठीक है। आपकी बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, एज ए सिविल इंजीनियर भी सोचना है आपको। एडवांटेज तो पढ़ लिया, अब हर चीज के एडवांटेज हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, राइट। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्टीज कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन हैंडलिंग द इंटीरियर शेडिंग डिवाइसेस लाइक कर्टेन्स एंड ब्लाइंड्स। अब कर्टेन एंड ब्लाइंड्स हैं, आपको पता है ऑटोमेटिक तो होते नहीं, कभी धूप आई तो बार बार बंद करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, बंद करना है, खोलना है। तो उसको जितना मौसम होगा आपका, कभी मौसम ठंडा हो गया, वहाँ पर क्लाउड्स वगैरह हैं, कभी धूप आ रही है, तो उसके हिसाब से कर्टेन और ब्लाइंड्स को एडजस्ट करने में, उनको खोलने बंद करने में, यानी कि उनकी हैंडलिंग में एक तो प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद आपको पता है कर्टेन को बार बार क्लीन भी करना पड़ता है। हाँ, कुछ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है स्टूडेंट लाइफ जब होती है तो उसमें कर्टेन का पता है हम क्या सोच कर चलते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि कर्टेन कभी धुलते ही नहीं है, तो कर्टेन को मतलब क्लीन करना होता है हाइजीन के हिसाब से, ठीक है। हाइजीन यानी कि साफ सफाई के हिसाब से इनको क्लीन करना काफी जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कर्टन से ही हाथ साफ करके आप बस काम चला रहे हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हाइजीनिक रहना चाहिए आपको स्टूडेंट लाइफ में भी। तो उनकी हैंडलिंग का भी उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। उसके बाद इन द यूज ऑफ शेडिंग डिवाइसेस लाइक लाइट शेल, प्रॉब्लम विद लो एंगल विंटर सनलाइट पेनिट्रेशन कैन गिव राइज टू ग्लेयर, ठीक है। अब आपको पता है कि विंटर के अंदर मेरा सन क्या रहेगा, उसका एंगल लो रहता है, उसके बाद आप
अगर वहां पर शेल्फ प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स प्रोवाइड करा रहे हो, तो उन शेल्फ्स की वजह से विंटर का जो सन है वो उसकी लाइट का पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम आ पाएगी, ठीक है। और अगर आपने उसका लो एंगल प्रोवाइड करा दिया तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन हो गया लाइट का, तो ग्लेयर की चमक की प्रॉब्लम देकर जाएगा, ठीक है। तो उसका डिजाइन का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ना सिर्फ समर के हिसाब से बल्कि विंटर के हिसाब से भी ध्यान रखना पड़ता है। सो आई प्रेफर कि आप वहां पर क्या करो, एडजस्टेबल यूज करो, बजाय जो शेल्फ्स है हमारे, शेल्फ्स ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से पार्टियां होती है ना, ये पाटे आप यूज करते हो हॉरिजॉन्टल, इनको शेल्फ्स बोला गया है, ठीक है। तो जो शेल्फ यूज करने वाला हूँ, मेरा सजेशन है एडजस्टेबल यूज करो बजाय वहां पर फिक्स के, ठीक है। और भी कुछ डिसएडवांटेज है हमारे पास यहाँ। और डिसएडवांटेज एक तो क्या है कि इन द बिल्डिंग इज हाईली स्टाइलाइज्ड, इफ द बिल्डिंग इज हाईली स्टाइलाइज्ड यानी कि नियो क्लासिकल या फिर ग्लास क्यूब की बिल्डिंग है, तो इट मे बी इम्पॉसिबल टू रिकनसाइल एक्सटर्नल शेडिंग विद ओरिजिनल स्टाइल, ठीक है। तो और जैसे कि हमारी ग्लास शीट ग्लास क्यूब की बिल्डिंग है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग चलती है इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, आपने देखा होगा उसमें इफेक्ट को सुधारने के लिए वहाँ किया हुआ ग्लास पैनल जगह जगह पर यूज किए जाते हैं। आजकल की बिल्डिंग है उसमें ग्लास क्यूब बिल्डिंग टाइप यूज की जाती है, तो उसमें हमारे जो शेडिंग डिवाइस हैं, छजेस वगैरह, उनको आप यूज नहीं कर पाते हो। तो हाईली स्टाइलाइज जो बिल्डिंग है ना, उनके अंदर शेडिंग डिवाइसेस का सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है, शेडिंग का जो क्राइटेरिया होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है डिजाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद शेडिंग ऑलवेज ब्लॉक्स ए पार्ट ऑफ व्यू, ठीक है। अब जैसे ही आप शेडिंग प्रोवाइड करोगे, अब वो धूप को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि सनलाइट रेज को ब्लॉक कर रहा है। अब रेज को ब्लॉक कर रहा है तो विजुअल जो पार्ट होगा उसको भी ब्लॉक करेगा, यानी कि बाहर का जो व्यू है उसे वो कुछ ना कुछ हद तक ब्लॉक करने ही वाला है, ठीक है। एज ए मिनिमम एक ब्लॉक द पोर्शन ऑफ स्काई वेयर द सन ट्रेवल्स, ठीक है। और मिनिमम किस तरह से रहता है कि मिनिमम तो इसे इतना तो रखना पड़ेगा कि वो जो सन का पाथ है, डायरेक्ट सनलाइट आने वाली, उसे तो ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो शेडिंग डिवाइसेस है हमारे, अगर फिक्स टाइप के आपने यूज किए हैं, तो वो बाहर क्या करेंगे, जो जैसे आपकी विंडो है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। लिंटेल, सिल, ग्लास पैनल, छज्जा, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन है, दिन के अंदर तो इसने पूरा ब्लॉक कर दिया। अब विंटर के अंदर विंटर नाइट है, यानी कि जब फिर नाइट है हमारी, नॉर्मल नाइट भी है, नाइट के अंदर ये पर्सन बाहर का व्यू देखने जाता है ऊपर का, तो इसे क्या करना पड़ेगा, टेरेस पर ही जाना पड़ेगा, यहाँ से इसे ऊपर दिख नहीं पाएगा, ठीक है, स्काई व्यू नहीं देख पाएगा ये नाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि मिनिमम हमारे को छज्जा इतना तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि ये सन को, डायरेक्ट सन को वहां पर ब्लॉक कर पाए। अब स्काई का जो नॉर्मल व्यू था वो तो ब्लॉक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे पास डिसएडवांटेज, और भी हैं इसके डिसएडवांटेज, उसके बारे में आप देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में पढ़े, ये कुछ ज़्यादा इसके बारे में इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपको पढ़ना है डिज़ाइन के बारे में, एडवांटेज के बारे में, ठीक है, और उसके बारे में कौन कौन से टाइप ऑफ सन शेडिंग डिवाइसेस होते हैं। फिर भी अब चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कुछ सन शेडिंग मेथड होते हैं हमारे, वो हमारे ओरिएंटेशन के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे साउथ के अंदर कौन सा यूज़ करना है, नॉर्दर्न डायरेक्शन के अंदर कौन सा यूज़ करना है, ईस्ट में कौन सा यूज़ करना है, वेस्ट में कौन सा यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि फिक्स जो हॉरिजॉन्टल शेडिंग है वो सनलाइट को कुछ लीक कर देगा इनटू द बिल्डिंग ड्यूरिंग द मॉर्निंग और आफ्टरनून अनलेस इट इज यूज्ड ऑन फेस दैट इज ओरिएंटेड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ड्यू साउथ, ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज इन्होंने प्रॉपर नहीं लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फिक्स टाइप का डिवाइस है आपका, ईस्ट और वेस्ट में आपने यूज किया है, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन में यूज किया है, तो जो एकदम इमीडिएट मॉर्निंग और इमीडिएट इवनिंग होगी, तो इमीडिएट मॉर्निंग और इमीडिएट इवनिंग में आपको पता है सन का जो पाथ होता है, यानी कि एंगल होता है, वो काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है, मॉर्निंग में वो, इवनिंग में। अब मॉर्निंग और इवनिंग में आपको पता है सन एकदम झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल कम है, ठीक है, जो इंडियन कोण आप बोलते हो ना वहाँ पर एलिवेशन एंगल, वो कम बना हुआ है, तो आपको पता है सनलाइट डायरेक्ट पेनिट्रेट कर जाएगी। तो इमीडिएट मॉर्निंग और इमीडिएट इवनिंग के अंदर चाहे छज्जा लगाओ लोअर लगाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट सनलाइट को वहाँ पर लीक कर देगा, तो ग्लेयर इफेक्ट सुबह सुबह तो वो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपको देखा आपने ओरिएंटेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो आपको वहाँ पर डिसएडवांटेज उसका कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है। अब रेकमेंडेशन हमारे पास कुछ है, तो रेकमेंडेशन देखिए आप यहाँ पर, व्हेन डिसाइडिंग डिवाइसेस विच टू यूज, ठीक है, कि जब भी जो आप डिवाइस डिसाइड करोगे कि कौन सा यूज करना है,
एंड वेयर टू यूज देम, और कहाँ यूज करना है। तो डिजाइनर को क्या कंसिडर करना है कि होल रेंज ऑफ इशू को कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप डिवाइस ऐसे यूज करो, धूप आ रही है कि नहीं आ रही, सिर्फ इस चीज को आपको कंसिडर नहीं करना। आपको इशू क्या क्या कंसिडर करने हैं कि वेदर दे विल ओपन एंड क्लोज डेली एज नीडेड, कि उनको रोज खोल बंद करना है कि नहीं करना, ठीक है। या फिर सिर्फ हॉटेस्ट सीजन में, यानी कि बिल्कुल गर्मी के अंदर खोलना है, सर्दी के अंदर और गर्मी के अंदर उन्हें बंद रखना है और सर्दियों में तो यूज नहीं करना, ठीक है। कि आपको डेली स्पेसिफिक के हिसाब से, सीजन स्पेसिफिक के हिसाब से, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डेली स्पेसिफिक, सीजन स्पेसिफिक, इनके हिसाब से यूज करना है कि वो हमारी नेचुरल जो लाइटिंग है उसको तो इफेक्ट नहीं कर रहे, कि नेचुरल लाइट आ ही नहीं रही, बिल्कुल ही लाइट अंधेरा हो गया है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। और हल्का फुल्का ग्लेयर आ रहा है और बहुत ज्यादा ग्लेयर आ रहा है, उसका भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो जो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, देखो किसी भी पैरा को याद करने के, किसी भी आंसर को याद करने का तरीका क्या होता है, आप ऐसे पूरा पैरा याद नहीं करोगे। पैरा याद करने का देखो क्या तरीका, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स याद करने हैं। जैसे एक की पॉइंट मेरा क्या था, मुझे डेली स्पेसिफिक देखना है, सीजन स्पेसिफिक देखना है। दूसरा की पॉइंट ये मेरा क्या आ जाएगा, ग्लेयर या फिर नेचुरल लाइट का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, दैट इट मे अफेक्ट वेंटिलेशन और नोट, ठीक है। कहीं नेचुरल वेंटिलेशन को अफेक्ट कर गया और हमारे फिर शेडिंग डिवाइस किस काम का, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर सिर्फ 3 की पॉइंट याद रखने, इतने बड़े सारे पैराग्राफ के, तो आप 3 की पॉइंट लिखोगे, उसके बाद सिर्फ अपनी लैंग्वेज बनानी है और उसका आंसर लिख दो। किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होनी चाहिए ना बच्चों, आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप जो एग्जैक्ट लिखा उसी का रट्टा मार कर वही लिख रहे हो, और रट्टा मार के लिखोगे एग्जैक्ट तो याद रहता नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो एग्जैक्ट याद रख पाते हैं, हम चतुर तो है नहीं, ठीक है, 3 इडियट वाले। तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर डेली सीजनल का, कि जो भी आप शेडिंग डिवाइस यूज कर रहे हो आपको डेली ओपन करना है या फिर सीजनल के हिसाब से यूज करना है। आपका एकदम ग्लेयर तो नहीं आ रहा, और ऐसा भी तो नहीं है कि नेचुरल लाइट ही खत्म हो गई, ऐसा भी तो नहीं है कि वेंटिलेशन ही खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा भी तो नहीं हो कि बहुत ज्यादा वेंटिलेशन आ रहा है, ठीक है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। और उसके बाद आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है कि ऑन एवरेज एक्सटर्नल प्रोडक्ट आर ट्वाइस एज गुड एज इंटरनल प्रोडक्ट इन रिड्यूसिंग पीक फॉलिंग लूड्स। अब इन्होंने क्या बताया कि ऑन एवरेज जो एक्सटर्नल शेडिंग डिवाइस आप यूज करोगे ना, वो इंटरनल के मुकाबले 2 गुना अच्छे होते हैं, ठीक है। तो सजेशन तो यही रहेगा ना, एक्सटर्नल यूज करो, कि अगर आपका पैसे का खर्चा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल सस्ते पड़ते हैं थोड़े से और एक्सटर्नल कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आपका मनी इशू नहीं है वहाँ पर, ठीक है, तो आपका बजट इशू नहीं है, तो आपको क्या यूज करना है, एक्सटर्नल यूज करना है, क्योंकि वो ट्वाइस गुड है हमारे इंटरनल के मुकाबले। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन सेलेक्टिंग शेडिंग प्रोडक्ट वन शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू ट्रांसमिटेड डे लाइट। अगेन आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, डे लाइट का और बाहर के व्यू का, ठीक है। आपको डे लाइट के और बाहर के व्यू का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ये व्यू का ध्यान नहीं रखोगे डे लाइट का, तो आपके शेडिंग डिवाइस का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा तो आप दीवार बना दो, आर्टिफिशियल लाइटिंग लगाओ उन पर, ठीक है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है मेरा एक IIT जोधपुर का। यहाँ पर इग्नस फेस्ट चलता है, ठीक है। तो वो कभी आप देखने जाओ, कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट करने जाओगे, टेक्नो कल्चरल फेस्ट है ये, तो उसमें कभी पार्टिसिपेट करने जाओगे तो आप वहां पर देखना, ये जो डिजाइन किए है यहाँ पर आप देख रहे हो, डिजाइन इस तरह से किया हुआ है। जो मेरी विंडोज हैं एकदम देखो, सारी की सारी विंडो अंदर की ओर है, ठीक है। सारी की सारी विंडो अंदर की ओर है, बिल्कुल अंदर की ओर। तो अंदर की ओर है, आपने देखा धूप पड़ने के कारण यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम है, जो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। यहाँ देखो आपको पूरी विंडो के ऊपर शेडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ देखो पूरी विंडो के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, शेडिंग। तो डायरेक्ट सनलाइट तो आ ही नहीं रही, जितने भी रूम्स हैं उनके अंदर क्या आती है, डिफ्यूज लाइट आती है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ इसको अंदर क्यों नहीं ऐसे इनग्रो किया गया, क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने क्या बना दिए, इस तरह से छज्जे बना दिए। ये देख रहे हो आप, इस तरह से इन्होंने कैंटिलीवर छज्जे बना दिए, कैंटिलीवर छज्जे बना दिए। तो उसके बाद देखो यहाँ तो धूप आ ही नहीं रही, इस एरिया में देखो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ ही नहीं रही। तो आप देख सकते हो कितना प्रॉपर इन्होंने डिजाइन किया गया है। और उसके बाद आप यहाँ देखोगे, ये डिजाइन करने के बाद एक लाइब्रेरी की इमेज है, यहाँ देखिए, ये भी हमारा वेंटिलेशन और शेडिंग के लिए इन्होंने किस तरह से डिवाइस यूज किया, इसने शेडिंग भी दे दी और इस तरह से ग्रूव्स बने हो, तो उसकी वजह से हमारे को प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिल गया।
तो इतना प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया। तो मेरा सजेशन है कभी आप IIT जोधपुर में हो जाओ, अगर आप जोधपुर के हो तो वहां पर एक राउंड मार के जरूर आना। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान डिजाइन किया। तो पूरा उनका प्लान देख कर आना आप किस तरह से उन्होंने कैंपस का डिजाइन किया, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो वेजिटेशन है यहाँ पर यूज किया गया। तो वेजिटेशन एक तो क्या है, फ्रेश एयर कूल ब्रीज भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ एस्थेटिक्स को भी बहुत इंप्रूव करता है। और वेजिटेशन का क्या काम है, ऑर्डर होती है ना जो स्मेल आ रही होती है हल्की हल्की पंजेंट स्मेल, उनको भी रिमूव करते हैं। ओके। उसके साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जोधपुर में जो पुराने जमाने में घर यूज किए जाते थे, उनके घर देखो किस तरह के होते थे, संकरी गलियां होती थी। संकरी गलियां होने का रीजन क्या, बाहर देखो धूप पड़ रही है लेकिन धूप हमारी सड़कों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सन इस साइड है तो इसकी वजह से यहाँ शेडो एरिया आ जाएगा, और अगर सन इस साइड है तो इसकी वजह से यहाँ शेडो एरिया आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ डे हमारी सड़कों के ऊपर क्या रहती है, छाया ही रहती है, यानी कि शेडेड एरिया रहता है। उसके बाद आप कुछ नोटिस करेंगे, ये ब्लू सिटी का हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ देखो ये थोड़ा सा इसे बाहर निकाला गया है। इसको बाहर निकालने का एक रीजन ये भी है ताकि धूप ना आए, और उसके साथ ही साथ यहाँ भी देखो ये जालियां यूज करने का ये रीजन रह जाता है। एक तो दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन दिखने में अच्छी लगने के रीजन के साथ साथ ऊपर जो जालियां यूज की जाती थी ना यहाँ पर, इनका रीजन ये हो जाता था ताकि हवा आए, हवा वहाँ टकराएगी, जालियों पे आएगी और ठंडी मिलेगी और धूप नहीं आएगी, ठीक है। और हवा जब कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर को भी वो वहाँ पर रिड्यूस करते हुए जाती है, ठीक है, जालियों से टकरा के जाएगी। तो ये रीजन थे कुछ हमारे। और उसके साथ ये हो गए डिजाइन ऑफ सन शेडिंग डिवाइसेस, किस तरह के डिवाइस आप यूज करने हैं। अगर आप ब्लू सिटी में हो तो आपको इस तरह के डिवाइस यूज करने हैं, जोधपुर वगैरह में। और भी कुछ एग्जाम्पल है, मैं कोशिश करूंगा आपको अगले लेक्चर में दिखाने की कोशिश करूं कि किस किस तरह से हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में हमने डिजाइन किए रखे हैं। जैसे कि जैसलमेर का एक स्कूल का, हमारे गर्ल्स स्कूल का डिजाइन है, वो काफी पॉपुलर भी चल रहा है आजकल, आपने देखा भी होगा। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा सन शेडिंग डिवाइसेस का। तो ये सन शेडिंग वाला, सन पाथ वाला हमारा एक पोर्शन यूनिट है जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट आता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।